नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं किताबों पर कोहराम। दरअसल ये कोहराम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि कुछ किताबों को लेकर के पहले पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद फिर लाइब्रेरी में रखने की बात की, और वो भी कहाँ, सभी निजी और शासकीय महाविद्यालयों में। और इस पर सियासत चलती रही और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की किताबों को शामिल करने को लेकर उठ रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल पाठ्यक्रम का कोर्स तैयार नहीं हुआ है और यह काम अभी बाकी है। इसके लिए एक समिति और अध्ययन मंडल बनेगा जो इसे फाइनल करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं, जिनमें से हमने उन कॉलेजों में लाइब्रेरी स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में सभी विचारवान लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर पुस्तकें नहीं रखेंगे लाइब्रेरी में तो क्या करेंगे? पुस्तकें तो रखनी ही पड़ेंगी, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लेखकों की हों या किसी और लेखकों की पुस्तकें हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपकी इच्छा हो तो पढ़ें और आपकी इच्छा ना हो तो ना पढ़ें। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत की विशेषता यह है कि यहाँ ज्ञान दसों दिशाओं से आना चाहिए और उसका प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत के आगे बढ़ने का यही कारण है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत में हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रही है। दसों दिशाओं से आने वाले विचारों के बीच हम अपने मूल विचारों को ना भूलें, ये हमारी प्रथा रही है। उन्होंने लाइब्रेरी में सही प्रकार के कोर्स की पुस्तकें होने की बात पर जोर दिया और कहा कि वाचनालय और ग्रंथालय इसी उद्देश्य के लिए होते हैं। हालांकि आजकल यह परंपरा थोड़ी कम हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विचारकों की पुस्तकें कॉलेजों की लाइब्रेरी में रखे जाने के विवाद पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज और वाचनालय और ग्रंथालयों में सिर्फ आरएसएस के लेखकों की नहीं बल्कि सभी विचारकों की पुस्तकें रखी जाएंगी। आरएसएस के विचारकों की पुस्तकें पढ़ाने को लेकर उठ रहे विवाद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज के वाचनालय और ग्रंथालयों में सभी विचारकों की पुस्तकें होंगी। इसको लेकर के जो बात चल रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। विपक्ष ने कह दिया है कि हम कोर्ट भी जाएंगे और ये एक विचारधारा की बात है। विचारधारा थोपी नहीं जा सकती है, क्योंकि हालांकि अभी कहा कि कोर्स फाइनल नहीं हुआ है, अध्ययन मंडल बनेगा। क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने इस विवाद पर कहा था कि कांग्रेस की छाती पर हमेशा से आरएसएस के नाम से सांप लौटने लगते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वामपंथी इतिहासकारों के साथ मिलकर अपने हिसाब से शिक्षा दी। नई शिक्षा नीति के जरिए हमारी सरकार भारतीय परंपरा के बारे में पढ़ाएगी तो क्या दिक्कत है। लेकिन अब परेशानी तो है, क्योंकि ये अब वाद नहीं है, केवल एक बात नहीं रह गई, ये विवाद में परिवर्तित हो गया। और ये विवाद अब जो कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम इसको लेकर कोर्ट जाएंगे। क्या विचारधारा की बात है, और वो विचारधारा यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लेखकों की किताबें 88 किताबों की सूची दी गई है, 88 पुस्तकें खरीदी जानी है। हालांकि ये स्पष्ट हो गया कि कोर्स तय नहीं हुआ है, उस पर विचार किया जाएगा, समिति बनेगी, अध्ययन मंडल बनेगा, वो इसे फाइनल करेगा। तब अभी जब फाइनल नहीं है उसके बावजूद विवाद क्यों हो रहा है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता जतेंद्र पाल सिंह जी। जतेंद्र पाल सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से जो चर्चा चल रही है, मैं शुरुआत करूंगा, आपकी पास आऊँगा सिंह साहब। बात हो रही है कि किताबों को लेकर के 88 किताबों की सूची दी गई है, एक आदेश जारी किया गया है, उस पर मुख्यमंत्री भी सफाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री सफाई दे रहे हैं, पर्यटन मंत्री भी कह रहे हैं। पर्यटन मंत्री का जो बयान है कि आरएसएस के नाम पर कांग्रेस की छाती पर सांप लौटते हैं। क्या ये विवाद सिर्फ इसलिए है कि वो किताबें आरएसएस के लेखकों की हैं? जी, ये बात आपकी सही है कि ये पूरा विवाद जो है ये आरएसएस के प्रचारकों द्वारा लिखी गई किताबों को लेकर है। जी। कांग्रेस, जिसका कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये सारा विवाद जब हुआ कि जब 2 अगस्त को कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त महाविद्यालयों को एक परिपत्र जारी हुआ, जिसमें कि इन लेखकों की 88 किताबों को अनिवार्य रूप से खरीदने का जिक्र किया गया और इनको पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का जिक्र किया गया, जिसका कि उस समय कांग्रेस ने विरोध किया, साथ साथ में आम जनता ने भी इसका विरोध किया। इन सबको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को उस चीज से हटाया कि ठीक है, ये बात हम अभी पाठ्यक्रम में नहीं रखते, मगर इसको
इसको अभी हम लाइब्रेरी में रखते हैं, जिसका कि हमें संतोष है, मगर पूरा संतोष नहीं है। पूरा संतोष इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं वो फिर वो वाली जो किताबें कहीं ना कहीं महाविद्यालय के उसमें रहेंगी। अच्छा, जो किताबें खरीदी जाएंगी वो महाविद्यालय या जो भी प्राइवेट महाविद्यालय जो हैं उनके द्वारा भी उनके पैसों से खरीदी जाएंगी। जहां तक शासकीय महाविद्यालयों में उनमें जन भागीदारी के मद से खरीदी जाएंगी, और जो निजी महाविद्यालय हैं उनको स्वयं के खर्चे से करनी पड़ेगी। तो हमारा ये कहना है कि इन सब चीजों का एक विचारधारा की ही पुस्तकों को क्यों ऐसा प्रमोट करने में लगी। जहां तक हमने ये मुख्यमंत्री महोदय ने आधी चीज तो हमारी मानी है, हम चाहेंगे कि ये चीज को पूरी तरीके से उनको ये जो अनिवार्यता है वो समाप्त हो, चाहे वो लाइब्रेरी में रखने की बात हो या चाहे है क्या कि आज जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी पुस्तकें रखें कि जिससे छात्रों को रोजगार के अवसर मिलें। ऐसी पुस्तकें रखी जाएं जिनके लेखक ऐसे हों कि जो अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने कड़ी मेहनत करके मुकाम किया, चाहे वो शिक्षा में हो, अपने डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, आईएएस आईपीएस हों, या खेलों में भी हों, या अन्य साइंटिस्ट भी हों। ऐसी पुस्तकें अगर अपन आज पुस्तकालय में रखेंगे जिनको कि छात्र पढ़ के जिनको उनको प्रेरणा मिलेगी और आगे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो किताबें का जिक्र अभी हो रहा है, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ इन किताबों को पढ़ के रोजगार के अवसर मिलेंगे? जरूरत इसकी क्यों पड़ी कि आज ऐसे प्रचारकों ही यही सवाल लेकर के मैं जाना चाहूंगा गुंजन चौकसी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और यही सवाल लेकर के जो जतेंद्र पाल सिंह ने सवाल उठा रहे हैं, जतेंद्र पाल सिंह जी जो कह रहे हैं कि क्या इन पुस्तकों को पढ़ करके रोजगार प्रेरक शिक्षा मिलेगी, रोजगार परक शिक्षाएं मिल पाएगी छात्रों को, इस बात का जवाब दीजिए। और साथ ही क्या आरएसएस के लेखकों की ही पुस्तकें रखना अनिवार्य है लाइब्रेरी में? देखिए सूरज जी, सर्वप्रथम हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आरएसएस क्या है? आपने इसको कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इस पूरे डिबेट को अगर देखने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को, तो वो वैसे उस दिन हमें लेकर जाएगा। आप देखिए, कांग्रेस ने इसमें पूर्ण रूप से विभाजन की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। कभी जनता को विभाजित करने की बात करते हैं धर्मों के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी रंगों के नाम पे, कभी क्षेत्रों के नाम पर। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है बिल्कुल। हमें समझना पड़ेगा आरएसएस का बेसिक क्या है। आरएसएस समाज सेवा के लिए बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ और ये भारत जिस देश में रहते हैं, यहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ही हमारी धरोहर है। अगर विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो साथ ही साथ धरोहर को, संस्कृति को बचाने की भी बात करते हैं। अब आज हमारे आने वाली जनरेशन को अगर हम संस्कार से जो प्रेरित किताबें हैं, जो जन कल्याण से प्रेरित किताबें हैं, अगर वो इस तरीके के पुस्तकालय में रखना है तो उसमें ऐतराज क्या है, उसमें इस बात का विरोध क्या है? ये अभी मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात भी सुन रही थी कि डॉक्टर की अगर किताबें रखेंगे, अगर आप इंजीनियर की किताबें रखेंगे तो करियर ओरिएंटेड होगा। तो क्या आप मुझे बताएं, आज के करियर ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार की जरूरत नहीं है? ठीक है गुंजन जी, मेरा एक सवाल है, क्या संस्कार की बातें, संस्कार परक जो किताबें हैं वो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लेखक ही लिखते हैं, या किसी दूसरी विचारधारा के लोग, किसी दूसरे क्षेत्र के लोग संस्कार की किताबें लिख सकते हैं, तो उनकी किताबें रखी जाएं? सूरज जी देखिए, पुस्तकालय है, पुस्तकालय में किताबें ही रखी जाएंगी ना, और तो कुछ रखा नहीं जाएगा। लेकिन इसको दूसरी दिशा दिखाने की जो कोशिश की है कांग्रेस ने, ये बहुत निंदनीय है। ये कोई आरएसएस की जो किताबें हैं, आपको उनके सब्जेक्ट से भी सोचना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? क्या कोई विरोध वाले सब्जेक्ट है? क्या जनता जनार्दन या बच्चों के भविष्य के से खिलवाड़ करने वाले सब्जेक्ट है? जो सब्जेक्ट है वो हमारी संस्कार और संस्कृति और कल्याण के लिए सब्जेक्ट है। ठीक है। आज अब हम जब बात करते हैं, हम इसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आज हम मेंटल की हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से उस बच्चे का अगर विकास हो रहा है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में रह, लेकिन आप
जन कल्याण की नियत नहीं देख रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूँ संस्कृति की गुंजन जी, आपका कदर को वापस नहीं आता हूँ और समझ रहे बताना हैं। चाहूंगा कि हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है विलक्षण जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जतेंद्र पाल सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसा कि अभी मेरी बहन जी बोल रही थी कि कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की बात, कांग्रेस हमेशा जोड़ने की बात करती है। विभाजन की बातें आप करते हो कि दुकान पे लगा दो, हिंदू की है या मुसलमान की है। जहां तक आपने बोला संस्कारों के, क्या आप समझते आज के पहले लोगों को संस्कार नहीं है क्या? आज के पहले संस्कार नहीं मिले लोगों को के? पूरा संस्कार पढ़ के ही है, सब संस्कारों में रहते हैं। भारत हमारा एक बहुत अच्छा ऐसे जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। जहाँ तक संस्कारों के, आज आप भी जिस शिक्षा प्रणाली से आई, मैं भी आई हूँ, और जो अभी तक जितने भी लोग आज तक पढ़ रहे हैं वो सब संस्कारों में ही ले रहे हैं। कोई अलग से संस्कार देने की ऐसा जरूरत नहीं है। जरूरत आज इस बात की है, आज समय की पुकार ये है कि अपन संस्कारों के साथ साथ में ये देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे जो बेचारे जो रोजगार के अवसर जो लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अपन प्रेरित करें। जतेंद्र पाल सिंह पुस्तकालयों को भी और हाईटेक करा जाए, पुस्तकालयों में भी ऐसी चीजें। सिंह साहब, एक बात मुझे जाननी थी, ये जो आरएसएस के लेखकों की किताबें हैं, इसके अलावा वो जो पुस्तकालय की बात हो रही है, उस पुस्तकालय में और भी विवेकानंद जी की किताब भी उसमें शामिल है, लेकिन जैसा विवेकानंद जी की 3 पुस्तकें हैं। हाँ, विवेकानंद जी की 3 और पुस्तकें ये 88 पुस्तकें, ये विवेकानंद जी से बड़े हैं क्या? जी, तो मैं वही जानना चाहूँ कि क्या उनका भी विरोध है या केवल स्वयंसेवक संघ के लेखकों की? मेरी बात सुनिए, हम किसी भी चीज का विरोध नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें थोपी जा रही हैं जी, अगर इनको रखनी है, ये अपने खर्चे से वहां दें। कॉलेज को मजबूर ना करें कि आप खरीदें, या प्राइवेट कॉलेज को भी मत, अपनी तरफ से रखें, कहीं पे भी रखनी है। और रखने की जगह प्रायोरिटी ये, हम लोग भी आपको इस मामले, अगर आप अच्छी पुस्तकें, एक कमेटी बनाएं जिसमें कि आपके दल के, हमारे दल के और अन्य फील्ड के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, और जो आज की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर में डिस्कशन करें। हम ऐसी चीज का स्वागत करेंगे, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के रखें, क्योंकि बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आपने कहा कि 3 किताबें हैं, विवेकानंद जी की, दीनानाथ बन्ना जी की 14 किताबें हैं, अतुल कोठारी जी की 10 किताबें शामिल हैं, स्वामी विवेकानंद जी की 4 किताबों को शामिल किया गया, सुरेश सोनी जी की 3 पुस्तकें हैं, जिसमें से एक पुस्तक ऋग्वेद के आधार पर लिखी गई है, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा की 3 पुस्तकों को शामिल किया गया है, देवेंद्र राव देशमुख की 3 किताबें हैं, एन.के. जैन जी की 2 किताबें हैं, प्राणनाथ पंकज जी की 2 किताबें, राकेश भाटिया की 2 किताबें शामिल हैं। वो जो 88 पुस्तकों की सूची उसमें। वापस आता हूँ आपके पास में विलक्षण सक्सेना जी, सबसे पहले तो आज के विषय पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कि यदि विरोध हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लेखकों की किताबें महाविद्यालयों के पुस्तकालय में रखी जाने की बात सामने, तो क्या इसमें ये विरोध की बात है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वो पुस्तकें, जैसा कि कहा गुंजन जी ने जो बात कही कि वो संस्कार सिखाने वाली किताबें हैं, तो वर्तमान में रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ में संस्कार परक शिक्षा भी होना चाहिए, उसकी अनिवार्यता है? देखिए, जिस तरह का हमारा भारत देश है और जैसे हमारे भारत देश की संस्कृति है जी, ये बात तो तय है कि पुस्तकालय विभिन्नताओं की एक शाला होती है, जहाँ पे हर तरीके के लोगों, लेखकों, विचारों का एक समागम मिलता है। और यही हमारी भारतीय पद्धति रही है हमेशा कि जब तक हम दूसरे के विचारों को और भिन्न विचारों को एक साथ समागम करके ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमें जो ऑलरेडी चीज ज्ञात है उसका हम सही विश्लेषण नहीं कर सकते। भाई, क्वालिफिकेशन ऑफ कोई भी नॉलेज इसी बात पे डिपेंड करता है कि हम दूसरे की बात के पर्सपेक्टिव को समझे कि नहीं समझे। भाई, इसलिए इस देश में कहा जाता है कि अगर पॉसिबल होता तो इस देश में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक जबरदस्त एक वाद विवाद की प्रतियोगिता जैसी होनी चाहिए थी, ताकि दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव हमें समझ में आते। अब जब इस देश में एक मौका पड़ रहा है, जब एक पूरी युवा पीढ़ी निकल के आ रही है जो ये चीज समझती है कि आगे ना पीछे करके हमें सब कुछ एक तरीके से समझना चाहिए, एक पीढ़ी जो पूरी निकल के आई है हायर एजुकेशन को अपने अंदर आत्मसात करते हुए कि हम दूसरे पर्सपेक्टिव को समझें, तो हमें क्यों नहीं है मौके को आगे देखना चाहिए। और आयरनी इस देश में सबसे ज्यादा सूरज जी इस बात पे रिलाई करती है कि कैसे हम दूसरे विदेशी थिंकर्स को, विचारकों को पूरी महत्वता देते हैं, उनकी कही हुई, इवन इस देश में अडोल्फ हिटलर को तक तवज्जो दी जाती है, उनके पर्सपेक्टिव और मतलब पर्सपेक्टिव से ज्यादा उनकी नॉलेज और उनके कृत्य को। आज भी इस देश में अनफॉर्चुनेटली उनके कृत्य को साइड रख के कहा जाता है कि हाँ, वो एक बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं स्पीच देने वाले व्यक्ति थे, एक लीडर थे, उसको भी लोग एक तरीके से आइडलाइज करते हैं। विलक्षण जी, मेरा एक प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है सक्सेना जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस ये कह रही है कि इन किताबों को पढ़कर लाइब्रेरी से जो निकलेंगे वो बाद में आगे जाके प्रचारक बनेंगे, वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो प्रचारक की भूमिका में आ जाएंगे इन किताबों को पढ़ करके जो लोग आएंगे।
सूरज जी, तो आयरनी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग संघ की विचारधारा से संबंधित किताबें नहीं भी पढ़ते हैं, हाँ। आज भी मध्य प्रदेश में ये हाल है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो संघ से जुड़े हुए हैं, लेबर डिपार्टमेंट में या लेबर डिपार्टमेंट जो जिला स्तरीय पे होता है, वहां पे सिर्फ क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। जी तो ये बात तो मतलब आयरनी है कि जी। देश में आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट होना है ठीक तो है। आपके लिए सिर्फ एक विचारधारा का फॉलोअर होने का ठप्पा ही आप पे काफी है। चलिए ठीक है। पॉइंट यहाँ नहीं आता सूरज जी, पॉइंट एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट राजनीति जो यहाँ पे इस मुद्दे पे शुरू होती है, हाँ। वो ये है कि कोई भी विचारधारा की ब्रांडिंग हाँ। अगर करी जाती है तो वो किस किस व्यक्ति द्वारा की जा रही है, किस संस्था द्वारा की जा रही है, और बिना जाने पढ़े हम क्या चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से जो पुस्तकों के बारे में आज हम चर्चा में हैं, इस बीच में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे भाजपा के मित्र और कांग्रेस के मित्र कोई भी एक छाती ठोक के अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स वो उन लेखकों के अनुयायी नहीं हो, कोई भी नहीं कह सकता कि हमने उनकी विचारधाराओं को पूर्ण तरह से आत्मसात किया है। और जहां तक रही बात संस्कृति संबंधी, संस्कृति का आवाहन सिर्फ लेखनी या पढ़ाई से नहीं, उसके तजुर्बे से होता है। आरएसएस भी एक तरीके से जब अस्तित्व में आई तो किसी विचारधारा को पढ़ के नहीं आई, वो देश के हालातों को और देश की चीजों को अस्तित्व में लेके आई। तो आज इन लेखकों ने, यहाँ तक जो मैं आह्वान राजनीतिक विश्लेषकों से नहीं करना चाहूंगा या राजनीतिक पद्धति के लोगों से नहीं करना चाहूंगा, वो हमारे युवाओं से करना चाहूंगा, वो ये है कि वो जरूर इन किताबों को पढ़े। इस मुद्दे से नहीं क्योंकि वो एक संगठन से बिलोंग करती हैं, बट देखें तो कि वो वास्तविकता, ये किताबों में लिखी हुई बातें वास्तविकता से कितनी दूजी हुई हैं। अगर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि इनका वास्तविक मुद्दों से, बेरोजगारी से, महंगाई से कहीं से ताल्लुकात नहीं है, तो क्या ये बात सही है? तो पढ़कर ही उसका विश्लेषण किया जा सकता है। और जहां तक मेरी भाजपा के मित्र अगर ये कहते हैं कि सांस्कृतिक संबंधी उसमें आकर मतलब सांस्कृतिक संबंधी में आकर उसको देखना चाहिए, तो देखा जाए कि अगर वो संस्कृति से संबंध रखती हैं तो उसमें ऑफ कोर्स उन किताबों को पढ़ के आगे विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी प्योरली राजनीतिक पर्सपेक्टिव के लिए, इस बात में मैं फोकस चाहूंगा सूरज जी, कि अगर सिर्फ एक राजनीतिक कूटबद्धी और सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारा यूथ तो वैसे ही उसे नकार देगा। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब राम मंदिर का डिसीजन आया था, एक छोटा सा इंस्टेंस से मैं अपनी बात चाहूंगा कि खत्म करूं, वो ये है कि जब राम मंदिर का डिसीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ रहा था, तब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी शायद थे, अगर पद की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, उन्होंने कहा था एक चीज के निर्णय किसी भी संबंध के फेस में आए, मैं अपनी यूथ पे इतना भरोसा रखता हूँ कि उससे वो उद्दोलित नहीं होंगे, मतलब की मत और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका सटीक और सही विश्लेषण करेंगे। तो पढ़ना जरूर चाहिए, विश्लेषण यूथ पे छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि यूथ इसका डिसीजन ले। जतेंद्र पाल सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें और मेरे प्रश्न का उत्तर भी दें। यहाँ बात हो रही है कि वो उन पुस्तकों को लेकर के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लेखकों, विचारकों द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार वो कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी ऋग्वेद को पढ़ करके कोई किताब लिख देते हैं जो समाज को दिशा देती है, युवाओं को भटकने से रोक सकती है, युवाओं को अच्छे संस्कार सिखाती है, तो बोले उसे भी हम शामिल कर लेंगे लाइब्रेरी में। तो यदि वो किताबें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लेखकों ने लिखी हैं और संस्कार सिखा रही हैं, तो यदि वही किताब, वही बात किसी दूसरे लेखक ने लिखी होती तो क्या तब भी आपत्ति होती, या केवल वो किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक ने लिखी इसलिए आपत्ति? जी, मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो आइडियोलॉजी थी वो है, जो उन्होंने कितने साल तक अपने मुख्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, तो बात तो वहीं से शुरू होती है। क्या वो युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते? आप मुझे बताएं। तो क्या आप शुरुआत इसी से देखिए, सबसे पहले उसके मुख्यालय को पहचाना जाता है कि इसके मुख्यालय पे तिरंगा झंडा लगा है कि नहीं लगा। कितने सालों तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं लगाया, समझ रहे आप? तो उस ऐसे लेखकों का जो ऐसे विचार रखते हैं, क्या वो ऐसी संस्कृति डालना चाहते हैं आप युवाओं में? मैं ये बोल रहा हूँ। जी गुंजन जी, बड़ा सवाल खड़ा किया है जतेंद्र पाल सिंह जी ने कि क्या वो संस्कृति सिखाना चाहते हैं उन पुस्तकों के माध्यम से? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल ये नहीं खड़ा किया कि क्या सिखाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल फिर से वही खड़ा कर दिया कि इनको सिर्फ विभाजन की रणनीति पसंद आती है। मेरा इनसे एक सवाल है, ये बहुत देर से किताबों की बात कर रहे थे, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर इंजीनियर वाली जो किताबें आपको लगता है सिर्फ बच्चे के भविष्य के लिए उचित है, तो क्या मदरसों में जो आजकल आपका विरोध चल रहा है कि मदरसों में जो इस्लाम की पढ़ाई सिखाई जा रही है हिंदू बच्चों को, ये सही है? आप इसका तो आपने उसका भी
वो आपके बात हिसाब से महाविद्यालयों की हो रही है। भविष्य है। ये जो आपकी दोहरी मानसिकता है, ये जो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जनता जनार्दन देख रही है। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए कि किताबों जैसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है, जहाँ पे कोई राजनीतिक रोल नहीं है। हाँ, आप कहते हैं कि बीजेपी के लीडर्स की किताबें रखी गई हैं, तो मैं मान सकती थी, लेकिन आज आपने आरएसएस जो स्वयंसेवक एक संस्था है, जो सिर्फ प्रेरणादायी किताबें, जो जिस किताबों के हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो प्रेरणादायी सब्जेक्ट है, वो जनता जनार्दन के भविष्य को लेके हैं, वो बच्चों के भविष्य को लेके हैं, उनके संस्कार धरोहर को लेके हैं, हमारी हिंदू संस्कृति को लेके हैं। आपको इतनी आपत्ति क्यों है? ये हम सब जानते हैं, ये पूरा भारत देश जानता है कि आपको हिंदू संस्कृति से आपत्ति है, आपको सनातन से आपत्ति है, लेकिन कम से कम किताबों के मामले में थोड़ा संवेदनशील हो जाएं और इस तरीके की घटिया और ओछी राजनीति करने से बचने की जतिंदर कोशिश जी, आप ही के करें। पास आ रहा हूँ कि गुंजन जी ने बात कही कि कांग्रेस को सनातन से आपत्ति है, हिंदुत्व से आपत्ति है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राथमिकता अपनी क्या है कॉलेज के अंदर में। जी, आप ये बताएं। एक कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, एक है मेडिकल कॉलेज, एक अपने यहाँ साइंस कॉलेज है। इसमें प्राथमिकता क्या है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि ऐसी संस्कृति को मानो जहाँ पे कि हम राष्ट्रीय ध्वज तक को नहीं मानते। बाद में ये कह रहा हूँ कि हम किताबों का विरोध नहीं कर रहे। और जैसे ये आप हार्ड वर्ड्स का यूज़ करते हो, शर्म आनी चाहिए, हम ऐसा, मैं अपने मुंह से ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। आप बहस करें, एक अच्छे लेवल पे बहस करें मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बहन जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम किताबों का विरोध नहीं करें, किताबों में क्या पढ़ाया जाए उसकी प्राथमिकता का हम कह रहे हैं कि आज ऐसी किताबें पढ़ी जाएं जिससे जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। आप बताइए अपने यहाँ कितनी बेरोजगारी है? रोजगार पे ही आप ध्यान दे रहे हैं, रोजगार मिल जाएगा, ये जो आप बता रहे हैं। लेना देना नहीं। आज कलकत्ता जैसे जगह अपराध हुआ आप इस चीज को थोपना क्यों चाहते हो? आप ये बताओ ना कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसा नया कोर्स बनाइए जो अभी जो लोगों के बीच में रोजगार के अवसर पैदा करे। ये एक नई बहस छेड़ रहे हो कि आज आपकी विचारधारा आएगी, आपने बुक्स लगा दी, कल को मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी की छोड़ के तीसरी सरकार किसी पार्टी की बनती है, कल को वो अपनी पुस्तकें बोलेगी नहीं साहब ये जरूर खरीदना है, तो युवा क्या करेगा? अभी मान लीजिए 5 साल बाद में दूसरा कोई चुनाव होता है, उसमें दूसरी तीसरी बार तो वो बोलेगी कि आप हमारी विचारधारा की भी पुस्तकें रखो। तो आप युवाओं के जो दिमाग है उसको भटका रहे हो कहीं ना कहीं। युवा ये सब चीजें पढ़ के क्या नौकरी पाएगा कि और ज्यादा उस चीज में? आप एक ऐसा कोर्स बनाइए कि जो रोजगार के अवसर पैदा करे, उसमें कोई भी सरकार आए, हम आपके साथ में ना, हम कह तो रहे हैं आपके साथ में, कोई पॉजिटिव चीज लेके आइए, हम उसके साथ में हैं, आपके साथ में। ठीक है, आपने जो बात कही कि आप उनका साथ देंगे यदि वो सकारात्मक चीज होती है। विलक्षण सक्सेना जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यही आ रही कि देश आज़ाद हुआ, एक शिक्षा नीति बनी, फिर एक नई शिक्षा नीति लागू होती है, उसके बाद फिर एक और नई शिक्षा नीति लागू होती है, और अभी हम जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं 2020 की जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, उस शिक्षा नीति के तहत संस्कार परक शिक्षा की बात कही जा रही है, ज्ञान परक शिक्षा की बात कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत वह देश है जहां 10 दिशाओं से ज्ञान आता है और उसे समाहित किया जाता है। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं, और भारत के आगे बढ़ने का कारण यही है कि हम 10 दिशाओं से ज्ञान आता है और उसको आत्मसात करते हैं। यहाँ जो बड़ी बात आ रही है कि शिक्षा नीति का परिवर्तन, ठीक है, समय के परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के आधार पर चीज़ों में परिवर्तन होता है, लेकिन जो बात अभी जतिंदर पाल सिंह जी ने उठाई है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचारक हैं, प्रचारक हैं, उनकी किताबें हैं, वो चीज़ें लाइब्रेरी में शामिल की जा रही हैं। कल कांग्रेस की सरकार आएगी, हो सकता है कोई थर्ड फ्रंट की सरकार आ जाए, तो क्या फिर छात्रों को, फिर विद्यार्थियों को नए कोर्स पढ़ाए जाएंगे, नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी? क्योंकि हो सकता है वो इसका विरोध करें कि ये स्वयंसेवक संघ की पुस्तकें हैं, उनके विचारकों की पुस्तकें, तो इनको हटा दिया जाए, लाइब्रेरी में नहीं स्थान दिया जाएगा, तो फिर नई चीज़ें आएंगी, तो ये परिवर्तन चलता रहेगा। सूरज जी, आयरनी इस देश में ये है कि ईवीएस एक होता है कि मतलब बेसिक एजुकेशन बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे वो केंद्र विद्यालय में पढ़े, एमपी बोर्ड के हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईबी हो, कोई भी बोर्ड हो, उन्हें एक बेसिक एजुकेशन दी जाती है जिसे हम शिष्टाचार से रिलेटेड जोड़ते हैं, एक बेसिक मैनर एटिकेट सिखाते हैं। लेकिन नफरत तो बच्चा तब भी सीखता ही है इस देश में। हम ये देखते ही है कि इस देश में विरोध करने की कोई भी हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, विपक्ष सत्ता में हो, चाहे भाजपा सत्ता में हो, विरोध प्रदर्शन हमेशा होते ही हैं और उग्र भी होते हैं। आज की डेट में क्या हम कह सकते हैं कि जो आज देश की विरोधी संबंधी बातें कर रहे हैं, जो आज देश के सनातन को गाली दे रहे हैं, या जो चाहे इस्लाम को गाली दे रहे हैं, और हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं, इस देश में हर धर्म को ही गाली दी गई है। इस देश में कभी भी ऐसा रहा ही नहीं गया है कि कोई एक मौका पड़ा हो जब अपनी विचारधारा को व्यक्तित्व करने के ओझे क्या कहते हैं
पर्दे के पीछे में आपने किसी धर्म की बातों को गाली नहीं दी हो। अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द फैक्ट सूरज जी कि ये एजुकेशन क्या है, सच ऐसी चीज है जो हम अपने बच्चों को सही में देना चाहते हैं। अल्टीमेटली जब जॉब रिलेटेड बात आती है, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जॉब रिलेटेड, रोजगार रिलेटेड बात हो, तो आज भी इस देश के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो है, बेसिक प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस जो है, इनमें भी जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। और ये आज की बात नहीं है, 2007 और 6 से ही हमारे देश की शिक्षा नीति ऐसी रही है जहाँ पे एजुकेशन के स्तर पे आज तक कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव एक बॉडी नहीं स्टैब्लिश करी गई जो बदलते आयामों के साथ धीरे धीरे अपने क्या कहते हैं एजुकेशन स्तर को ठीक करती जाए। आज भी हम आउटडेटेड कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं। और उसके बाद जब धर्म संबंधी राजनीति आती है तो लोगों ने ये फाइंड आउट करना शुरू कर दिया है कि रादर देन हम जॉब परस्यू करें, ये बेहतर है कि गणेश जी का पंडाल लगा के चंदा इकट्ठा कर लें, क्योंकि आय आमदनी तो उससे भी होती है और उससे राजनीतिक लाभ भी मिलता है निजी स्तर पे। तो देश में हो क्या रहा है, शिक्षा के स्तर में हम कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, और हम पहली बात तो पुस्तकालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं जी। ये एक सबसे कठिन काम है जो युवा कर भी नहीं पा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ना हमारे राजनेता इस बात को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अगर यही बात प्रोत्साहित होनी थी तो इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि पे गौतम बुद्ध के भी एक बड़े बड़े क्या कहते हैं स्तूप है, एक शिक्षा है। उन्होंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट सर्मन्स दिए थे। सांची की जो यूनिवर्सिटी है उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। जबलपुर में आचार्य रजनीश ओशो भी हुए हैं जिन्होंने तो मूर्ति पूजन का पूरी तरह से क्या कहते हैं मना ही किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसी के बाद हम देखते हैं कि भारत की इस मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि में अलग अलग तरीके के धार्मिक स्थल भी डेवलप हुए हैं। बट अल्टीमेटली सूरज जी, इन किताबों के संबंध में जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इन 2 बुक्स के बारे में, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कोर्स में फिट हो सकती हैं? क्या ये राजनीतिक स्तर पे हमारी जो शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय स्तर पे बनी हुई है, क्या वो साइंटिफिक नॉलेज और डेवलपमेंट की बात करने के साथ साथ ही एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे वेटेज सांस्कारिक और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा दे रही है? क्योंकि अल्टीमेटली हम ये इस देश की राह किस तरफ मोड़ रहे हैं, क्या विज्ञान की तरफ मोड़ रहे हैं, प्रगति की तरफ मोड़ रहे हैं, और क्या धर्म की तरफ पे मोड़ रहे हैं? और ये भी कहना एक तरीके से गलत ही होगा कि अगर धर्म की तरफ राह मुड़ भी रही है तो वो प्रोग्रेसिव नहीं है। अपनी संस्कृति के संबंध में सचेत होना ही हमें इस बात का आभास दिलाता है कि मध्य प्रदेश की पावन भूमि पे अगर सांची का स्तूप है तो 64 योगिनी का मंदिर भी है, बिल्कुल सही कहा, भोपाल में ताजुल मस्जिद भी है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हर पुस्तक को पढ़ा जाए और उस पुस्तक का इस्तेमाल युवाओं द्वारा किस चीज के लिए किया जाता है, ये एक प्रशंसनीय चीज है। तो अगर कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है किसी राजनीतिक द्वारा, किसी राजनीतिज्ञ द्वारा, किसी राजनेता द्वारा, किसी संविधान पद के अधिपति द्वारा, तो ये देखा जाए कि वो युवाओं को किस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए आज आप कहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर कहते हैं कि युवाओं का ध्यान पूरी तरह से देश के मिलेट्स के ऊपर होना चाहिए, उसके उत्कर्जन पे होना चाहिए, तो वो कृषि प्रधान देश नहीं बनाना चाहते, सही कहा, बट अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं। और राहुल गांधी अगर संविधान की किताब लेके पूरे भारत को 3 बार नाप सकते हैं तो वो न्याय की बात कर रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि एक ही किताब की कुंठी बन जाओ। सही कहा आपने कि ये जो पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों पर विवाद हो रहा है, वास्तव में उनमें क्या है, विश्लेषण की आवश्यकता है। और आज का युवा सब कुछ पढ़ता है। यदि मैं युवाओं की बात करूं कि सब कुछ पढ़ता है, लेकिन उसको उसमें से क्या ग्राह्य करना है, क्या आत्मसात करना है, ये युवा के विवेक पर निर्भर करता है। और जो बात आपने कही विलक्षण सक्सेना जी की, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बात की होना चाहिए कि आज ग्रंथालय में, पुस्तकालय में युवाओं को पहुंचाया जाना चाहिए। इस बात की प्राथमिकता होना चाहिए कि वो वहां जाएं, वो क्या पढ़ रहे हैं उन पर। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है कि पुस्तकें रखी जाएंगी, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। यही बात, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होना चाहिए कि वो युवाओं को वहां तक कैसे पहुंचे। इसके लिए चाहे राजनीतिक दल की बात करें या समाजसेवी संगठन, जैसा कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है राष्ट्रीय समाजसेवी संगठन है, तो सबकी प्राथमिकता ये होना चाहिए। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। गुंजन चौकसी जी, जतेंद्र पाल सिंह जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कोहराम की, और कोहराम है किताबों पर, क्योंकि आरएसएस
कांग्रेस के विचारकों की, लेखकों की किताबों को लाइब्रेरी में उपलब्ध कराने की जो बात है, उस विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आता है, उच्च शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है और साथ ही पर्यटन मंत्री का बयान भी सामने आता है। क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में जो लाइब्रेरियां बनाई गई हैं, उन लाइब्रेरियों में किताबें रहेंगी, तो अब कांग्रेस का इस पर जो आपत्ति है, वो आपत्ति किस बात को लेकर? उन्होंने कहा कि ये होगा तो कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। तो किस आधार पर, क्यों वो इन किताबों का विरोध कर रहे हैं? इन किताबों में से क्या गलत है जो युवाओं को नहीं पढ़ना चाहिए? इस विषय पर हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।